भारत में न्याय को क्या नाम दे, दयालुता या अंधापन? अगर आपको ये सवाल अजीब लग रहा है तो ज़रा शाहजहांपुर के उस परिवार की ओर देखिए जो 2013 के बाद से हर दिन एक नई सजा भुगत रहा है। उनका अपराध क्या था? उनकी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। और अब उसी अपराधी यानी आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर आंतरिक जमानत दे दी है। क्या हमारा न्यायतंत्र इतना कमजोर है कि अपराधियों की चालबाजियों का बार बार शिकार हो जाता है? पहले मैं आपको इस घटना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सकें और आगे इसकी और ज्यादा विस्तार से जानकारी दूंगी ताकि आप इसकी गंभीरता को महसूस कर सकें। तो सुनिए, 2013 में एक नाबालिग लड़की ने आसाराम पर यौन शोषण और दुष्कर्म के आरोप लगाए। पीड़िता मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित आसाराम के गुरुकुल में पढ़ती थी। लड़की के माता पिता को फोन आया कि उनकी बेटी बीमार है। आश्रम प्रबंधन ने दावा किया कि केवल और केवल आसाराम ही इसे ठीक कर सकते हैं। इस विश्वास के चलते माता पिता ने अपनी 16 वर्ष की बेटी को जोधपुर स्थित आश्रम भेज दिया। आसाराम ने लड़की को अपनी कुटिया में अकेले बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद 15 अगस्त 2013 को पीड़िता के परिवार ने जोधपुर पुलिस में शिकायत दर्ज की। 31 अगस्त 2013 को जोधपुर पुलिस ने आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार किया। इस मामले में जोधपुर कोर्ट में 5 साल तक मुकदमा चला। लड़की के माता पिता को आध्यात्मिक ढोंग और विश्वास का सहारा लेकर गुमराह किया गया। उन्हें झूठी बातों में ये यकीन दिलाया गया कि आसाराम उनकी बेटी को स्वस्थ कर देंगे। जोधपुर के आश्रम में स्थित एक कुटिया में यह घटना हुई जहां आसाराम ने उस लड़की को बुलाया था। पीड़िता ने स्पष्ट रूप से बताया कि आसाराम ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया। इस मामले में मेडिकल और अन्य गवाहों ने भी अहम भूमिका निभाई। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। आसाराम को यह सजा उनके कृत्य और लड़की की उम्र को ध्यान में रखते हुए दी गई थी। परिवार ने सोचा था कि अब शायद उनकी लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन क्या यह सच था? बिल्कुल नहीं। अफसोस ये मामला यही खत्म नहीं हुआ। जेल में रहते हुए भी आसाराम ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। 4 गवाहों अमृत प्रजापति, अखिल गुप्ता, राहुल सचिन और कृपाल सिंह की हत्या कर दी गई। 2 गवाह आज भी लापता हैं। ये साफ दिखाता है कि उनका नेटवर्क कितना स्ट्रांग था। इसके बाद शाहजहांपुर यूपी 8 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दुष्कर्म के दोषी आसाराम बापू को स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत दे दी गई। जमानत दिए जाने के एक दिन बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की पीड़िता के परिवार की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए। साथ ही एडिशनल एसपी संजय कुमार सागर ने बुधवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने पीड़िता के घर का दौरा किया और परिवार में बातचीत की। उन्होंने कहा पीड़िता के घर पर पहले से एक पुलिस गार्ड तैनात था और अब अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन और क्षेत्र अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पीड़िता के पिता को एक गनर दिया गया है और घर के आसपास खराब पड़े सीसीटीवी कैमरे को ठीक कराया गया है। एसपी सिटी ने निर्देश दिया है कि एक अतिरिक्त कैमरा लगाया जाए जिससे घर का पूरा परिसर कवर हो सके। लेकिन पीड़िता के पिता ने कहा कि आसाराम को मिली जमानत की खबर सुनकर उन्हें झटका लग गया है। उन्होंने कहा कि मैं तब से सो नहीं पाया हूं। जेल में रहते हुए भी आसाराम ने 4 गवाहों को मौत के घाट उतार दिया। 2 गवाह आज भी लापता है। अब जब जेल से बाहर है वो, तो हमारी सुरक्षा का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जेल में रहते हुए आसाराम ने उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए। उन्होंने कहा आसाराम रुपयों के दम पर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवा लेता है। इससे पहले 2016 में भी उसने सेहत का बहाना बनाकर जमानत पाने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट में उसकी कोई गंभीर बीमारी नहीं पाई गई। बावजूद इसके अब उसे फिर से जमानत दी जा रही है। आपको बता दें इस मामले पर एसपी सिटी संजय कुमार और सीईओ सिटी पंकज पंत ने स्थानीय पुलिस के साथ पीड़िता के घर का निरीक्षण किया। उन्होंने 20 मिनट तक परिवार से बातचीत की और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2 और पुलिसकर्मी की तैनाती के निर्देश दिए। बावजूद इसके पीड़िता के पिता ने बताया कि आसाराम के समर्थक उनके घर की हमेशा रेकी करते हैं। उन्होंने कहा हमने हाल ही में
एसपी को इस बारे में शिकायत की थी, जबकि देश के सबसे बड़े अदालत ने उसे जमानत दी, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अब भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं। पीड़िता के पिता ने अदालत पर भी सवाल उठाए हैं। सुनिए जरा कि पीड़िता के पिता ने अदालत के फैसले पर कैसे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जब सरकार नाबालिगों के खिलाफ अपराध के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित करने का दावा करती है, तो आसाराम जैसे दोषियों को इतनी नरमी क्यों दिखाई जा रही है। इतना ही काफी नहीं था, इसके अलावा परिवार पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, और जब ये सब नहीं काफी हुआ, इन सब से नहीं कुछ हुआ, तो अब चिकित्सा आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी जा रही है। 31 मार्च 2025 तक आसाराम को जमानत दी गई है। वजह उनकी बिगड़ती तबीयत। लेकिन क्या ये पहली बार है जब उनकी सेहत का बहाना बनाया गया? नहीं, 2016 में भी उन्होंने यही किया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने 5 डॉक्टरों की टीम बनाई थी। रिपोर्ट्स में पाया गया कि उनकी सेहत में कोई गंभीर समस्या नहीं है। बावजूद इसके आज फिर वही तर्क देकर उन्हें बाहर आने दिया गया। आइए कुछ सवालों पर गौर करते हैं। क्या अदालत ने उनकी सेहत का वास्तविक सत्यापन किया था? क्या ये सुनिश्चित किया गया था कि जमानत मिलने से पीड़िता के परिवार को कोई खतरा नहीं होगा? 4 गवाहों की हत्या के बावजूद क्या ये निर्णय न्याय का मजाक नहीं उड़ाता? जो गवाह अब तक लापता है उनका क्या? जब अपराधियों को बार बार राहत मिलती है, तो ये पीड़िता और उनके परिवारों को क्या संदेश देता है? क्या ये हमारी न्याय प्रणाली की कमजोरी को उजागर नहीं करता? सोचिए, ये परिवार आज भी डरा हुआ है। कल ये स्थिति आपके साथ भी हो सकती है। क्या हम इतने असहाय हो गए हैं कि न्याय की लड़ाई लड़ने वाले परिवारों को अकेला छोड़ दें? अगर अपराधियों को बार बार ऐसे ही रिहा किया जाएगा, तो समाज में न्याय का क्या मतलब रह जाएगा? आसाराम का ये मामला केवल एक औपचारिक घटना नहीं है, पर हमारे समाज और न्याय व्यवस्था का आईना है। अगर आज इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो ये हमारे भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। न्याय को खरीदने की इस परंपरा को रोकना होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस मामले में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूँ कृति मिश्रा, धन्यवाद।